वेलकम टू टेस्ट पीडी। आज हम देखेंगे 50 सेकेंड में बिहार पीएससी में प्रीलिम से पूछा गया प्रश्न। बीपीएससी का एग्जाम है 2007-08 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। विश्व में पहले गणतंत्र की स्थापना लिच्छवी राजवंश द्वारा वैशाली में किया गया था। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज था, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दों जीवी संघ के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 3, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का विख्यात केंद्र था। इस बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा दान प्रदान किया गया था। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 ईस्वी में इसको अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 5, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नवनालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान विख्यात। इस संस्थान की नींव भिक्षु कश्यप ने रखी थी। वर्ष 1951 में भारत व अन्य देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया था। 1900 में खोला गया था, 1951 में। कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। पुराणों में कौटिल्य को द्विसर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 108 80 प्रकरण है। छठे विकरण में राज्य के सप्तांगों स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, सैंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटम कहा गया। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोटम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक द्वारा प्रथम डेरियस से मिली। 1750 में टिफेंथैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतिम मौर्य सम्राट था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ज्ञातव्य है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक दयानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 25 वर्ष की आयु में ब्राह्मण साहित्य पुराणादि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय तथा विशाखतकृत मुद्रा राक्षस वृषल निम्न कुल का बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? संपत्ति, लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। बटाई में उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, जबकि जब्ती में भूमि की माप करके नकद वसूली की जाती थी। जबकि नस्क एवं कनकूत में उपज की माप के बिना अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 में बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार किया तथा राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। बिहार पर ऐवाज को अपना अधिकार छोड़ना पड़ा एवं इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। 1531 ईस्वी में उसने कौलिंजर पर आक्रमण किया। हुमायूं द्वारा 4 प्रमुख युद्ध यथा देवरा, चौसा, कनौज या बिलग्राम तथा सरहिंद में भाग लिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 13, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज में मिलाया। कब मिलाया था? 1576 में। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खान ने मिलकर दाऊद को पराजित कर दिया तथा बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 14, इतिमद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना इत्माद-उद-दौला का मकबरा है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भागों ने पहली बार पितरा फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की जरावट का प्रयोग मिलता है। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की। इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनी ने कहा, उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनी को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। क्वेश्चन नंबर 17, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। क्रांति का नेतृत्व करते हुए 26 अप्रैल 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हें बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता। 1857 की क्रांति में लखनऊ से हजरत महल, फैजाबाद से अहमदुल्ला, कानपुर से नाना साहब तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। राम सिंह का संबंध कुका आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल की रचना है। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं तथा यशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन इत्यादि पुस्तकें लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन सैनिकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रांतों से गोरखा, सिख एवं पंजाब क्षेत्रीय सैनिकों की भर्तियां की जाए क्योंकि क्षेत्रीय सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पआयु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गए, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक तथा स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी के सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया तथा निर्धन असहाय स्त्रियों के लिए एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया। उन्हें सामाजिक कुरीतियों के विरोध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें गुलामगिरी 1872 ईस्वी प्रमुख है। उन्होंने सत्यशोधन समाज 1873 ईस्वी तथा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? जयप्रकाश नारायण।
बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा आदि लोगों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। अंत में 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह, यूसुफ महराले आदि प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 1939 तक माना जाता है। यद्यपि 1920 में एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस ने नारा दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। बम्बई से थाने तक 1853 में प्रथम रेल भारत में चली। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का बृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। मुंडा विद्रोह अथवा अल गुलान विद्रोह 1899 से 1900 के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। इनका कार्य क्षेत्र रांची था। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में रखा गया, जहां जून 1900 में उसकी मृत्यु हो गई। सफेद झंडा बिरसा मुंडा के राज का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह 1921 का संबंध केरल के मालाबार जिले से था। प्रारंभ में यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध एक कृषक आंदोलन था, परंतु आगे चलकर यह सांप्रदायिक स्वरूप परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1920 में एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। यह सम्मेलन मुंबई में हुआ। लाला जी ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी, जबकि एन.जी. रंगा को महासचिव नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में परमानेंट सेटिलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य लगान व्यवस्था में स्वायत्तता लाना था। इसके तहत सरकार ने अपना तथा जमींदारों का लगान में हिस्सा तय कर लिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में। 9 अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तब अंग्रेजों ने काफी बर्बर तरीके से जनता के ऊपर कार्रवाई की। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध स्वरूप बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने त्यागपत्र 1942 में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 32, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? 1911 में। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया था। इसके विरोध में बंगाल सहित देश के अन्य भागों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह भड़का उठा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस विरोध के नेता बन गए। सरकार ने बाध्य होकर 1911 में यह विभाजन रद्द कर दिया, तो लोगों में स्वदेशी भावना के अतिरिक्त एक नई शक्ति का भी अनुभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में की। एम.ई. सैडलर इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग के 2 सदस्य भारतीय थे, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इस संस्था की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस की सहायता से कलकत्ता में की गई थी। इस संस्था द्वारा सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा एल्बर्ट बिल विवाद को लेकर आंदोलन चलाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 35, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। त्रिपुरी संकट से उत्पन्न गतिरोध के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था का गठन किया था। हुटायो कृत स्प्रिंगिंग का टाइगर सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। राजबॉम्बबंद आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजबॉम्बबंद आंदोलन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अनुकूल प्रविघटन उग्रवादियों की पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 38, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू तथा सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप प्रदर्शन करने हेतु बड़ी संख्या में लोग जालियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, परंतु तत्कालीन अंग्रेज जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलवाने के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा शंकरन नायर ने वायसराय के कार्य से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य के उपनाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता थे, जिसने स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग की। इस अर्थ में उन्हें गांधी जी का अग्रगामी माना जा सकता है। वे समाज सुधार के कार्य में ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रबल विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 40, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। गलती से बम दूसरी बग्घी पर गिर गया और दो ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 41, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना से। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 42, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। हजारीपुर बाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 43, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जनक्षेत्र के 320वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को तीन कठिया पद्धति कहा जाता था। गांधी जी के आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि तीन काठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। बिहार के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेने चंपारण पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 44, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। इसके प्रमुख सदस्य जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, गंगा शरण सिंह आदि थे। क्वेश्चन नंबर 45 में सुमेलित करिए। तो बारदौली गुजरात, चौरा चौरीकांड उत्तर प्रदेश में होते, एरबादा महाराष्ट्र, नोखाली पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहा प्रारंभ किया था? चंपारण में।
गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में 1917 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना तथा उनके शोषण का आधार तीन काठिया पद्धति को समाप्त करना था। इस आंदोलन का प्रभाव यह पड़ा कि अंग्रेजों ने तीन काठिया पद्धति समाप्त कर दिया। गांधी जी के जन आंदोलन की यह पहली विजय मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। क्रांतिकारी गतिविधियों के समन हेतु वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। इस एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इस कानून द्वारा अंग्रेज सरकार को किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था? 1920 में। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य हासिल घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। बैठक में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के 19 अगस्त 1942 को शुरू होते ही गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2006 से 2007 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है 15%। मानव विकास सूचकांक 2019 के आधार पर बिहार 0.574 देश के सभी राज्यों में सबसे निचले स्थान पर। बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय औसत 0.646 से लगभग 11% कम है। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय औसत से 15% कम था। 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 56%। क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार के विभाजन झारखंड गठन के बाद बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन तथा खनिज संपदा एवं उद्योग झारखंड राज्य में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। भारत में वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है। इसमें उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में निम्न वायुदाब क्षेत्र में बन जाता है। विषुवतीय रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणा पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा पार कर फेरेल के नियमानुसार भारत में प्रभावित होती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये दो शाखाओं में बटा अरब सागर बंगाल की खाड़ी। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 55, रांची शहर स्थित है झारखंड में। झारखंड पूर्वी भारत का राज्य है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 बिहार राज्य से अलग करके की गई थी। वर्तमान इस राज्य की राजधानी रांची में अवस्थित जिसे जल प्रपातों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। इस परियोजना गंडक नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 60।
बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें समग्र कृषि योग्य भूमि 80% से अधिक है। 2019-20 के अनुसार निबल बुआई क्षेत्र 56% है। क्वेश्चन नंबर 58, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में कृषि में दूसरी हरित क्रांति की तत्काल आवश्यकता है। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताया, जिसमें मिट्टी, सॉइल से लेकर विपणन, मार्केटिंग तक कृषि के सभी पहलुओं का समावेश हो। तदनुसार भारतीय कृषि के समक्ष नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में देश में दूसरी हरित क्रांति के लिए एक सम्मेलन नई दिल्ली में 22-24 नवंबर 2006 को आयोजित किया गया। कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, CSIR व एसोचैम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य विषय थीम नॉलेज एग्रीकल्चर था। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत में लघु एवं बृहद परियोजनाओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में 3 प्रकार की सिंचाई योजनाएं प्रचलित हैं। बृहद सिंचाई योजनाएं, इसमें वे परियोजनाएं शामिल की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, इसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। लघु सिंचाई परियोजनाएं, इस वर्ग में 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए भारत को एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने से समस्त प्राकृतिक संसाधन झारखंड राज्य में चला गया। बिहार में बहुत कम प्राकृतिक संसाधन रह गया। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले कुल संचित भूवैज्ञानिक संसाधनों का 319.02 बिलियन टन भंडार अनुमानित है। इसके अनुसार बिहार राज्य में कोयले का प्रमाणित अनुमान 16.1 करोड़ टन तथा अनुमानित भंडार 39.2 करोड़ टन है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना % पूर्ति कोयले से होती है? 67%। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी विशालतम प्रणालियों में से एक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2.6% है, लेकिन इन पर कुल सड़क परिवहन का 40% यातायात होता है। देश में कुल यातायात का 85% व माल यातायात का 65% सड़क परिवहन से के जरिए ही होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 64, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को मकर संक्रांति विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटा होता है व रातें बड़ी होती है और गर्मी कम होने से जाड़े की ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 66, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। इसका यूरोप में सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में स्थित यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से पृथक करता है। रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अकांगुआ और जो अर्जेंटीना व चिली के सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन मिलाने वाला है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है, जो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के किनारे कोरल सागर में स्थित है। इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। इस प्रवाल भित्ति कोरल रीफ का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ। ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष
1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 69, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जबकि दूसरा तथा तीसरा अनुसंधान केंद्र क्रमशः मैत्री तथा भारतीय है। अब तक भारत द्वारा कुल 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना अंटार्कटिका क्षेत्र में की गई है। क्वेश्चन नंबर 70, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन नदी विश्व की सबसे विशाल और दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। इंडीज से निकलती है और ब्राजील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 324। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नवीनतम 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की कुल जनसंख्या कितना है? ये तो घटते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में 1991 2001 में साक्षरता की दर वृद्धि है 12.6%। क्वेश्चन नंबर 74, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 75, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है 8। क्वेश्चन नंबर 76, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तीसरा, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद बिहार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर था। वर्तमान 2011 की जनसंख्या के अनुसार भी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार बिहार का तीसरा स्थान तथा तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद क्षेत्रफल के अनुसार बिहार वर्तमान में 13वें स्थान पर है। ज्ञातव्य है कि जनसंख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 78, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया। भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? 13वां वेंकैया नायडू, उसके बाद 15वां जगदीश धनखड़ अभी हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया, यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद ने प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 पारित किया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 83, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 64, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह, वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम संख्या कौन सा है? 13वां। क्वेश्चन नंबर 85, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। इंग्लैंड में वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, किंतु उसे किसी भी सदन में, संसद के या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्य समाप्त होने का विषय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होगा और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 87, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो। अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है, परंतु राष्ट्रपति धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयक सदन को वापस लौटा सकता है। पुनः स्थापन के पश्चात जो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष आता है उस पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा व सूचना की अपर्याप्तता के मद्देनजर केंद्रीय बल के रूप में बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। मुख्यालय नई दिल्ली, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ भारत के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय अर्धसैन्य बल है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों 12 अप्रैल 2018 के अनुसार वर्तमान में कुल अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 2479 है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा लक्षद्वीप ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जातियों की संख्या 0 है। क्वेश्चन नंबर 90, भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भील जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती है। मुंडा तथा संथाल जनजाति का संबंध झारखंड से है। वर्तमान में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भील है। 91, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। भारत में वर्ष 2007 में सर्वप्रथम चलित न्यायालय की स्थापना हरियाणा राज्य में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 2017 के 1 के परंतु के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक निश्चित किया गया, परंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा, अर्थात विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के प्रत्येक सदन द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित समावेदन पर जो साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हो। किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अतिरिक्त किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं
बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। शामिल करने से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं में असमिया, गुजराती, हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, तमिल, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, डोगरी, बोडा, मैथिली तथा संथाली शामिल है। ज्ञातव्य है कि 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इन भाषाओं में शामिल है तमिल 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 तथा उड़िया 2014 में। क्वेश्चन नंबर 94, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासनिक अधिकरण। विकास खंड पर पंचायत समिति की प्रशासकीय अधिकरण होती है। तृतीय स्तरीय ढांचे में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति ब्लॉक की व्यवस्था की गई। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 96, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन भारत के 4 राज्यों उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत में सबसे कम गरीबी जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 97, राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों, अनुदानों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर सरकार के कुल व्यय, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय जिसमें उधार दिए गए शुद्ध ऋणों की राशि भी सम्मिलित होती है का अतिरेक है। राजकोषीय घाटा बजट व्यय राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार छोड़कर बजट प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार राज्य की शिशु मरणांकन दर है झारखंड से अधिक। बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 29 है। झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर 27 प्रति 1000 जीवित दर, अतः बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर झारखंड से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2006-2007 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। गुनार मेडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू की गई थी। यह एक वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तथा अनवरत योजना सभी होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई योजना 2005 से 2010 तक के लिए है तो दूसरे वर्ष यह 2006 से 2011 तक के लिए हो जाएगी और फिर अगले वर्ष यह 2007 से 2012 तक के लिए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1904 से 1969। 102, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 103, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है उपयुक्त सभी हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी, नीली क्रांति से भी। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को संसद में की थी। नई कृषि नीति NAP न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी का वर्णन इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन के रूप में किया गया है, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांति और रेवोल्यूशन जैसे हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन में श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में पीली क्रांति, तिलहन में नीली क्रांति, मत्स्य में रेड क्रांति, मांस टमाटर में सुनहरी गोल्डन, फलों के उत्पादन सेब में गुलाबी पिंक प्रॉन, झींगा मछली के उत्पादन भूरी ग्रे उर्वरक, रजत सिल्वर, अंडे मुर्गी एवं खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति फूड चेन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचना को एक साथ लेकर
चलना होगा। इसी को इंद्रधनुष रेनबो सतरंगी क्रांति कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्राय क्षेत्र का अंश है 22%। क्वेश्चन नंबर 105, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? सलीम समूह को। पश्चिम बंगाल में सिंगूर के पश्चात अब नंदीग्राम में औद्योगिकरण हेतु किसानों की भूमि अधिग्रहित किए जाने का मुद्दा विवादास्पद हो गया। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में इंडोनेशिया के सालेम ग्रुप द्वारा सेज के लिए भूमि अधिग्रहित किए जाने पर हिंसा भड़क उठी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए वहां सेज के लिए वहां किसानों की भूमि के अधिग्रहण का भारी विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 106, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध बिक्री कर से है। यह एक समान परोक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के प्रत्येक बिंदु पर प्राथमिक उत्पाद से लेकर अंतिम उपभोग पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 19 जून 1956 को केंद्र सरकार ने उन समय 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया तथा 1 सितंबर 1956 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष M.R. कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 108, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1999 में। यूरो मुद्रा को सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 में प्रारंभ किया गया था, परंतु 1 जनवरी 2002 को इसे यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देशों ने इसे प्रारंभिक तौर पर मान्यता प्राप्त की थी। वर्तमान में ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से अलग हो जाने के बाद सदस्य देशों की संख्या 27 रह गई जिसमें से विदेशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 109, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है तथा 1 रुपये के सिक्कों, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 110, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सीजन पर प्रभाव होगा वृद्धि। नकद कोष अनुपात में कमी का परिणाम यह होता है कि बैंकों के पास नकद कोष में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण ऋणों और अग्रिमों की मात्रा भी बढ़ जाती है अर्थात साख सृजन में वृद्धि हो जाती है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 42(1) के अनुसार अनुसूचित बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी जमा राशि के 3% से 12% तक के बराबर रकम रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में जमा रखे। मई 2022 में नकद कोष अनुपात 4.5% है। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब। भारतीय विकास फोरम भारत के विकास के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों और दाता प्रतिनिधियों को एक साथ इकट्ठा करता है। इसे पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 112, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 ईस्वी में हैदराबाद में की गई थी। 1970 में इसका मुख्य उद्देश्य देश में मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना तथा गाइडेड मिसाइलों के उत्पादन का आधार तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोवैलिन है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन है, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B1 थायमिन है, इसकी कमी से बेरी का रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन है, इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ने जैसा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 114, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 115, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? सिफ्मोमैनोमीटर। रक्त दाब का मापक यंत्र सिफ्मोमैनोमीटर है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति व दिशा ज्ञात करने का यंत्र है।
एमी मीटर विद्युत धारा इकाई, एम्पीयर मापने के यंत्र तथा कार्डियोग्राफ हृदय गति का ग्राफ बनाने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन का मापक है। क्वेश्चन नंबर 116, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोचीन में। नौसेना के पहले यूएवी स्क्वाड्रन, भारतीय नौसेना ने मानव रहित विमानों का पहला स्क्वाड्रन कोचीन स्थित गरुड़ नौसैनिक अड्डे पर किया है। IANS 342 नाम से गठित इस स्क्वाड्रन में इजरायल से आयातित विमान शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 117, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो अभिज्ञान तथा परासन का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन ने 1935 में किया था। अब इधर मैथ है तो मैथ देखेंगे। मैथ वाले सेक्शन में मैथ वाला वीडियो एक करेंट अफेयर्स है, एक करेंट अफेयर्स है। ये पूरा करेंट अफेयर्स होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।